नमो नमः। भाषा विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत। इस पाठ्यक्रम में हमारे पास भाषा विज्ञान इसका परिचय तो हमने थोड़ा सा प्राप्त किया था, परंतु भाषा परिचय इसको हम अच्छे से पिछली बार समझ नहीं पाए। तो इसमें कुछ जो प्रश्न थे हमने इसके ऊपर भी विचार तो किया था, पर इसके उत्तर तक हम नहीं पहुंच पाए। जैसे प्रश्न था कि अव्यक्त वाक्य किसे कहते हैं। अव्यक्त वाक्य असल में पशु पक्षियों की जो ध्वनि है उसको अव्यक्त वाक्य कहा जाता है। एक तरह से पशु पक्षियों की जो बोली है वो अव्यक्त वाक्य है। तो भाषा किस धातु से बना है? भाषा शब्द भाष धातु से बना है, और ये भाष धातु व्यक्तायाम वाची, संस्कृत में ये कहा गया है व्यक्तायाम वाची, अर्थात व्यक्त वाणी में। व्यक्तायाम मतलब व्यक्त में और वाची मतलब वाणी में। तो व्यक्त वाणी में वाला जो अर्थ वाली जो भाष धातु है उससे भाषा शब्द बना है, जिसके द्वारा मानव परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है। उसे क्या कहते हैं? ठीक है जी। तो उसे बोली कहते हैं, या भाषा कहते हैं, या विज्ञान कहते हैं, या परिभाषा, जिसमें मनुष्य परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है उसे ही भाषा कहते हैं। यादृच्छिक वाक् प्रत्यों की व्यवस्था को क्या कहते हैं? यादृच्छिक वाक् प्रत्यों की व्यवस्था को भाषा कहते हैं। भाषा यादृच्छिक संकेत है। इसकी व्याख्या तो अभी जब हम पढ़ेंगे इसमें समझने की कोशिश करेंगे, तो आज हमारा यही विषय है, इसको समझेंगे। भाषा की परिभाषा या भाषा का अर्थ, ये सारे एक ही प्रश्न है। और भाषा के अनेक रूप। ठीक है, तो हमारा आज का जो समझने की कोशिश हम करेंगे वो है भाषा की परिभाषा और भाषा के अनेक रूप, दूसरा भाषा और बोली में अंतर, और तीसरा साहित्यिक भाषा और जन भाषा में अंतर। जैसे कि आप प्रश्न देख सकते हैं, इंगित शब्द किसका रूप है? इंगित का मतलब होता है जेस्चर, इंग्लिश में जिसको हम जेस्चर बोलते हैं। एक तरह से हम कहें कि अपने भाव भंगिमाएँ, आँखों के इशारे वगैरह, इस तरह से। तो वो जो इंगित शब्द किसका रूप है, ये भी अभी हमें मिलेगा। ये असल में क्या है? इंगित शब्द ये अपने अभिप्राय को बताने का रूप है। ठीक है, अभिव्यक्ति का साधन है। ये भाषा का ही एक रूप है, पर ये भाषा का क्या है? औपचारिक प्रयोग है। वास्तविक भाषा शब्द का तो मतलब है जिसको हम व्यक्त कर सकें। ठीक है ना, और व्यक्त कर सके मतलब जिसको बोल करके हम बता सकें। तो इंगित जो है वो जेस्चर है, वो बोल करके नहीं बताया जा सकता, वो केवल आप उसको देख सकते हैं और देख करके समझ सकते हैं। तो अशिष्ट, असभ्य, अपरिष्कृत भाषा को क्या नाम दिया गया? अशिष्ट, असभ्य, अपरिष्कृत भाषा असल में अपभ्रंश भाषा कही जाती है। किस भाषा का उपयोग मनोरंजन और अपनौती के लिए किया जाता है? जैसे कि हम इसमें आगे पढ़ेंगे आपको और स्पष्ट होगा। मनोरंजन के लिए हम साहित्यिक भाषा, और अपनौती मतलब अगर कुछ हमने छुपाना है तो वहाँ पर हम साहित्यिक भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, असल में ये भाषा वाला प्रश्न नहीं है, ये वाक्य विज्ञान या पद विज्ञान में होना चाहिए था, पर फिर भी भाषा से जुड़ा हुआ था। भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य होती है। ठीक है, और ये प्रश्न कई बार आ चुका है। भाषा के सीमित क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? भाषा का सीमित क्षेत्रीय रूप असल में उपभाषा, विभाषा, बोली या प्रांतीय भाषा है। इसको अभी हम स्पष्ट करेंगे। प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित भाषा को प्रांतीय भाषा कहते हैं। साहित्यिक भाषा और जनभाषा में अंतर, ये थोड़ा विस्तार से समझना पड़ेगा। भाषा और बोली में क्या अंतर है, ये भी आज हम जानने की कोशिश करें। उपभाषा किसे कहते हैं, ये भी हम स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये आज हमने समझा कितना क्या करना है। अब हम चलते हैं पुस्तक की ओर। तो ये डॉक्टर कर्ण सिंह की जो पुस्तक है, ये मुझे लगता है काफ़ी सहायक है। अब हम विचार करें तो आप देखेंगे हम बात कर रहे हैं भाषा की, है ना, कि भाषा है क्या। पर आप ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो भाषा के ऊपर विचार करे और बिना भाषा के विचार करे। अब वही, जब भाषा के ऊपर विचार करेंगे तो किसी ना किसी भाषा में तो विचार करना ही होगा ना। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो भाषा के ऊपर विचार कर रहा हो और वो ये ना जानता हो कि भाषा होती क्या है। ठीक है,
बावजूद इसके भाषा की एक स्पष्ट व्याख्या या एक स्पष्ट परिभाषा करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। क्यों, कैसे, इसको अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। भाषा शब्द जैसे मैंने बताया भाष धातु से बना है, व्यक्तायाम वाची, ठीक है। तो व्यक्त वाणी के अर्थ वाली जो उसमें, अब भाषा शब्द के विभिन्न अर्थ भी हो सकते हैं। जैसे औपचारिक प्रयोग अगर आप इसका कर रहे हैं तो उसमें इंगित, जो मैंने पीछे बताया, जेस्चर्स, है ना, जो हमारे इशारे जिसको हम बोलते हैं, मुद्राएं, मुख विकार, मुख में जो एक गुस्सा सा उसको व्यक्त कर रहे हैं, तो आदि जो सामान्य रूप उसको ही भाषा बोल देते हैं, ठीक है। अगर किसी ने किसी को गुस्से में कुछ रोकना है तो वो थप्पड़ तक दिखाएगा या इस तरह से उंगलियां, पर इसको क्या भाषा, भाष धातु से जो बना व्यक्तायाम वाची, वो तो है नहीं है, बट इसको भी हम भाषा बोल देते हैं। तो ये भाषा का क्या है, ये औपचारिक प्रयोग है। इस प्रकार का इंगित, मुद्रा, मुख विकार, ये सामान्य रूप से भाषा कह दिया जाता है और ये अभिप्राय को व्यक्त करने का साधन है। अब मानव, यहाँ पे भी जैसे लिखा है भाष व्यक्तायाम वाची, इसको आप थोड़ा सा याद रख लें, ठीक है, ये काम का है। और मूलतः व्यक्त वाक्य के लिए भाषा शब्द का प्रयोग होता है, परंतु औपचारिक रूप से जो मुख विकार आदि जो हैं उनके लिए प्रयोग होता है। अब मानव मात्र की जो भाषा है, मानव मात्र की जो भाषा, सीमित अर्थ में भाषा शब्द का अर्थ है मानव मात्र की भाषा, मतलब इसमें पशुओं की भाषा नहीं आएगी, पक्षियों की जो भी उनकी चहचहाहट है उसको भी भाषा नहीं बोल सकते हैं, और पशुओं का जो अलग अलग तरह से शब्द करना है वो भी भाषा नहीं कहलाता, केवल मानव मात्र की भाषा ही भाषा। तो ये भी एक अर्थ हो गया भाषा का। फिर देश विशेष की भाषा, अब देश विशेष की जैसे चीन की भाषा, रूस की भाषा, अमेरिका की भाषा, ऑस्ट्रेलिया की भाषा, आदि आदि देशों की जो भाषा है, या ठीक है। प्रांत विशेष की भाषा, जैसे प्रांत विशेष की भाषा में आप ले सकते हैं बंगला, गुजराती, मराठी, ये पंजाबी, ये प्रांत विशेष की भाषाएं हैं, ठीक है जी। तो ये भी एक भाषा शब्द का अर्थ हो गया। फिर वर्ग विशेष की भाषा, वर्ग विशेष की भाषा जैसे कि जो इस्लाम के मानने वाले हैं उनकी जो भाषा है, ठीक है, या जो ब्राह्मण हैं उनकी भाषा, या फिर जो किसी और किसान का काम कर रहे हैं उनकी भाषा, या वैष्णवों की भाषा, ठीक है, या जैनियों की भाषा। तो ये थोड़ा सा भिन्न हो जाता है, तो हम इस वर्ग विशेष के लिए भी भाषा शब्द का प्रयोग करते हैं। ये असल में भाषा शब्द के प्रयोग है, भाषा शब्द के अर्थ हैं कि भाई इन अर्थों में हम प्रयोग करते हैं भाषा को। वैयक्तिक भाषा, मतलब ये थोड़ा संकुचित हो जाता है। इसमें क्या है कि व्यक्ति विशेष के अपने कुछ गुण हैं और उन गुणों को लेकर के अपने वातावरण के हिसाब से वो भाषा का प्रयोग करता है, उसी प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करता है, तो एक व्यक्तिगत उसको हम भाषा भी कह सकते हैं। पर ये जो था ये अब एक प्रश्न है जो कि बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जा रहा है, वो है भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषा की परिभाषा। ये था भाषा का अर्थ कि भाई इन अर्थों में हम भाषा का प्रयोग करते हैं, पर भाषा की परिभाषा है क्या, किसको बोलते हैं भाषा? तो देखिए, भाषा जो है पशु पक्षियों की बोली भाषा नहीं है जी। मानवकृत जो इंगित, संकेत, इशारे, वो भाषा नहीं है, वो सारा अव्यक्त वाक है, ठीक है। तो मनुष्य द्वारा वाणी से उच्चारित ध्वनि संकेतों से घटित शब्दमयी भाषा ही वस्तुतः भाषा है, क्योंकि उसमें स्पष्टता, असंदिग्धता तथा सुगमता है। स्पष्टता मतलब कि भाई हाँ समझ में आ गया कि क्या बोल रहा है। असंदिग्धता मतलब संदेह नहीं है, ऐसा नहीं है कि हर बार हमें असंदिग्ध, संदेह रहित स्थिति हो जो हम बोलते हैं तो दूसरा पूरी तरह से समझ जाए, बट फिर भी भाषा एक ऐसी चीज़ है जिससे हम बिल्कुल असंदिग्ध हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप इशारे करें, कई बार इशारों में पता नहीं चलता कि भाई बोलने वाला क्या बोल रहा है, तो वो संदिग्ध रह जाता है उसमें अर्थ। तो सुगमता ऑब्वियसली, इधर आओ तो बोल दिया इधर आओ तो उससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया, है ना।
तो इस प्रकार के विचार की इशारे करने के। तो भाषा की परिभाषा क्या कही गई है? जिन यादृच्छिक तथा विभिन्न अर्थों में रूढ़, ये जैसे लिखा है, जिन यादृच्छिक तथा विभिन्न अर्थों में रूढ़ ध्वनि संकेतों के द्वारा मनुष्य अपने भावों विचारों को अभिव्यक्त करता है, उन्हें भाषा कहते हैं। अब यहाँ पर एक एक शब्द को हमें समझना पड़ेगा। यादृच्छिक का मतलब क्या है? यादृच्छिक का मतलब होता है स्वतंत्र, मनमाना, इच्छा से जो तो इसलिए क्या होता है, हमारे पास एक शब्द है आम, ठीक है। हिंदी में आम का मतलब क्या है? एक फल जिसको हम खाते हैं, ठीक है। और संस्कृत में अगर आप आम कहें तो उसका मतलब क्या होता है? संस्कृत में आम एक अव्यय है जिसका मतलब होता है हाँ, ठीक है। तो बिल्कुल, तो यहाँ पर जब आप हिंदी बोल रहे हैं तो उसमें आम शब्द का मतलब कुछ और हो गया और संस्कृत में कुछ हो गया। तो ये यदृच्छा से है। यदृच्छा मतलब स्वेच्छा से, अपनेपन से, मनमाने ढंग से। तो जिन यादृच्छिक तथा विभिन्न अर्थों में, भिन्न भिन्न अर्थों में जो रूढ़ हो चुके हैं। रूढ़ का मतलब क्या होता है? देखिए जी, जैसे हमारे पास भाषा शब्द है, तो भाषा शब्द बना है भाष धातु से। तो ये है इसका यौगिक स्वरूप कि भाई कोई शब्द कैसे बना। अब वो किसी एक पर्टिकुलर अर्थ में अगर जुड़ जाए तो उसको रूढ़ कहेंगे। इसको मैं थोड़ा और स्पष्ट करूँ। जैसे हमारे पास एक शब्द है कुशल, ठीक है। तो कुशल शब्द कैसे बना है? कुशाम लाती इति कुशलः, कि कुशा को जो काटता है उसे कुशल कहते हैं। ये इसका यौगिक अर्थ है। इसको रूढ़ अर्थ नहीं बोलते, क्योंकि रूढ़ अर्थ क्या है? जो प्रसिद्ध अर्थ है वो क्या है कि भाई जो कार्यों में कुशल हो, अर्थात कार्यों में निपुण। कुशा को काटना बहुत ही मुश्किल काम है। उसको काटते काटते कई बार हाथ उंगलियां कट जाती हैं और खून निकल आता है। तो जो इतना निपुण है कि कुशा को काट लेता है, प्रतिदिन कुशा को काट लेता है, तो वो निपुण हुआ। तो प्रथम अर्थ था कुशल का, कुशा को काटने वाला, और दूसरा जो अर्थ है वो है रूढ़ अर्थ, की कार्यों में निपुण, होशियार। तो यादृच्छिक अर्थात अपनी इच्छा से, विभिन्न अर्थों में रूढ़ मतलब भिन्न भिन्न अर्थों में जो प्रसिद्ध हो चुके हैं, उन ध्वनि संकेतों के द्वारा मनुष्य अपने भावों विचारों को अभिव्यक्त करता है, उन्हें भाषा कहते हैं। तो जिन यादृच्छिक तथा विभिन्न अर्थों में, तो ये एक भाषा का आपके पास परिभाषा होगी। पर ऐसा नहीं कि सिर्फ एक यही परिभाषा है, इसके अलावा भी बहुत सारी परिभाषाएं हैं। जैसे यहाँ पे दी गई है भाषा की अन्य परिभाषाएं, तो आप इनको देख सकते हैं और इनके ऊपर विचार कर सकते हैं, और हम फिर इसके ऊपर आगे चर्चा भी कर सकते हैं। तो सामान्य रूप से आप अगर देखें तो हमारे पास दो हैं। एक दिमाग में एक प्रत्यय होता है, एक विचार होता है, ठीक है। ये जो प्रथम बिंदु है ये दिमाग में विचार है, जैसे कमल का फूल। तो ये दिमाग में आया, ये ज्ञान है, इसको प्रत्यय भी कहते हैं। दूसरे बिंदु पे है कि भाई इसके लिए क्या ध्वनि संकेत हैं, वो आप सोच रहे हैं और उनका ध्वनि संकेतों का फिर मुंह से प्रयोग करते हैं, और फिर ये जो है सुनाई देता है किसी और को। वो जो ध्वनि निकली वो वाइब्रेशन, जिसको कंपन है, कंपन के माध्यम से वो दूसरे के कान तक पहुंची। तो जब दूसरे ने उसको सुना तो सुनने के बाद फिर से वो उस ध्वनि संकेत का जो अर्थ उसने पहले समझा हुआ था उसको विचार करके फिर अंततः अर्थ तक पहुंच जाता है कमल के फूल। तो इस प्रकार से वक्ता और श्रोता, तो प्रत्यय, शाब्दबिंब और ध्वनन, श्रवण, शाब्द, ध्वनि बिंब और प्रत्यय, इसको जब हम ध्वनि विचार या शब्द विचार करेंगे तब आप और ज़्यादा उत्तम तरह से समझ पाएंगे कि भाई ये क्या है। पर फिलहाल के लिए कि भाषा इस तरह से, इसका भाषा का प्रयोग होता है। तो भाषा का आधार क्या है, ठीक है। तो एक मानसिक आधार है, मानसिक आधार बिल्कुल है। देखिए जी, जिसको हम कहते हैं कि अर्थ, तो जैसे मैं कहूँ कमल का फूल, तो कमल का फूल जो है ये
इसके दो हिस्से हो गए, एक जो कि आप अभी सुन रहे हैं, है ना जी, आपने सुना कमल के फूल, और सुनने के बाद जो आप समझ रहे हैं वो हो गया अर्थ। तो जो आपको सुनाई दिया उसको हम शब्द बोल सकते हैं, या उसको ध्वनिक पक्ष बोल सकते हैं, या भौतिक पक्ष बोल सकते हैं, और जो आप समझ रहे हैं उसको मानसिक आधार या मानसिक पक्ष बोल सकते हैं। तो बहुत मानसिक आधार और भौतिक आधार ये है। अब भाषा के विभिन्न रूप, ये परीक्षा में आ चुका है, और ये 10 अंकों के लिए क्योंकि आ चुका है, तो इसलिए हमें इसको अच्छे से समझना पड़ेगा कि भाषा के विभिन्न रूप हैं क्या। भाषा का सामान्य अध्ययन करते समय विभिन्न रूप हमारी दृष्टि में आते हैं। यहाँ भाषा के इन विभिन्न रूपों के साथ उनके मूलभूत आधारों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। तो भाषा के विभिन्न रूप के पहले आधार, ये आधार तथा इन पर आधारित भाषा के विभिन्न रूप, ठीक है। तो देखिए जी, इतिहास, भूगोल, प्रयोग या व्यवहार, साधुता असाधुता, निर्मिति, ये है आधार, ठीक है। ये भाषा के आधार हैं जिनकी वजह से भाषा के विभिन्न रूप होते हैं। तो भाषा के विभिन्न रूप हैं वो तो बाद में बताएंगे, परंतु भाषा के आधार क्या हैं, ठीक है, किन पर भाषा आधारित रहती है। इतिहास के ऊपर आधारित रहती है। अब जैसे मैं बात करूं संस्कृत की, तो इतिहास के आप ध्यान दें तो वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि ये सब के सब जो हैं भारतीय जो आर्य भाषा थी उसी के ही विभिन्न रूप हैं। वैदिक से लेकर के आज की जो हिंदी है, जो अपभ्रंश भाषाएं कहलाती हैं, वो सारी की सारी आर्य भाषा के ही विभिन्न रूप हैं। दूसरी है भूगोल। भूगोल के आधार पर भी भाषा के रूपों में भेद हो जाता है। मतलब भाषा के भिन्न भिन्न रूप क्यों हैं, तो उसका आधार क्या, उसका आधार एक तो जी इतिहास है, दूसरा उसका भूगोल है। इतिहास की वजह से मतलब समय जैसे जैसे बीतता जाता है वैसे वैसे भाषा के भिन्न भिन्न रूप होते जाते हैं। और दूसरी बात है भूगोल। भूगोल की वजह से क्या है कि हमारे पास दो तरह की भाषा, एक तो विशेष विशेष प्रांत हैं, जैसे बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, तो उन प्रांतों के अनुसार विशेष विशेष जो बोलियां थी वही बाद में विशेष विशेष भाषाएं बन गई, ठीक है, प्रांतीय बोलियां या प्रांतीय भाषाएं। और दूसरा है क्षेत्रीय विस्तार, मतलब आप उससे भी ज़्यादा, जैसे बंगाल में भी कई बोलियां हो सकती है, या पंजाब में कई बोलियां, या जैसे अब हम तो हिमाचल में रह रहे हैं तो हिमाचल में पहाड़ी, तो पहाड़ी के भी विभिन्न स्वरूप आपको मिल सकते हैं, ठीक है। वो सारी की सारी उपबोलियां या स्थानीय बोलियां हैं। फिर है हमारे पास प्रयोग या व्यवहार, कि हम किस तरह से भाषा का प्रयोग करते हैं। वर्ग विशेष या उद्देश्य विशेष की वजह से व्यवसाय, जातीय भाषा, व्यावसायिक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा, ये सारे प्रयोग या व्यवहार की वजह से भाषा के विभिन्न रूप हैं। फिर है हमारे पास साधुता असाधुता, कि भाई आप किस भाषा, जो भाषा का शुद्ध परिष्कृत रूप है, परिनिष्ठित रूप है, वो टकसाली भाषा या शुद्ध भाषा कहलाती है, और जो उसमें दोष वगैरह हों तो वो अशुद्ध भाषा कहलाती है। प्रचलन में विद्यमान भाषा को हम जीवित भाषा कहते हैं, जिसका आज भी प्रयोग हो रहा हो। जैसे हिंदी का बहुत ज़्यादा, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ तो हिंदी में बता रहा हूँ, तो ये जीवित भाषा कहलाएगी। उसी प्रकार से जो ग्रीक, लैटिन है, वो उनका प्रचलन में बिल्कुल भी प्रयोग नहीं है। कुछ लोग संस्कृत को भी मृत भाषा बोलते हैं, पर संस्कृत मृत भाषा की श्रेणी में नहीं आती, क्योंकि संस्कृत में साहित्य भी अभी लिखा जा रहा है संस्कृत का। भारत में भी कुछ जगह तो बिल्कुल कुछ गाँवों में तो संस्कृत ही बोली जाती है। और इसके अलावा इतने हजारों वर्षों से में भी आज तक भी क्या है कि अगर किसी का विवाह या मृत्यु आदि कोई भी संस्कार हो तो वहाँ पर संस्कृत का ही प्रयोग करते हैं। आप पूरे भारत में या भारत से बाहर भी अगर कोई इस प्रकार से संस्कार कर रहा है तो वहाँ पर संस्कृत का प्रयोग करते हैं, जो सनातन प्रयोग हम इसको बोल सकते हैं। तो संस्कृत भी विद्यमान भाषा है, पर ग्रीक लैटिन जो है वो मृत भाषा है, क्योंकि वो प्रचलन से बाहर हो गई है। तो निर्मिति की दृष्टि से कि भाई निर्माण परंपरा में अनजाने ही सीख ली जाती है, वह भाषा अकृत्रिम या स्वाभाविक होती है। तो ये भी एक आधार होता है भाषा का,
ठीक है। तो 6 आधार हमने आपको बताए यहाँ पर कि भाई इन आधारों पे भाषा के विभिन्न रूप होते हैं। तो ये आधार हैं इतिहास, भूगोल, प्रयोग या व्यवहार, साधुता असाधुता, प्रचलन और निर्मिति। अब भाषा के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, ये बहुत ध्यान दिए हैं। भाषा के विभिन्न रूपों में सबसे पहला तो है मूल भाषा। मूल भाषा की अगर हम बात करें तो जैसे मैं कहूँ हमारे पास जो है जी हिंदी कहाँ से निकली है, तो हिंदी निकली है जी संस्कृत से, ठीक है। तो संस्कृत कहाँ से है जी, संस्कृत वैदिक संस्कृत है। तो वैदिक संस्कृत भी अगर किसी और से निकली है तो वो असल में मूल भाषा कहलाएगी। हर एक भाषा का कोई ना कोई मूल होता है, उसे मूल भाषा कहते हैं। जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि विश्व की जो भिन्न भिन्न भाषाएं हैं उनका वर्गीकरण किया गया है, आकृति मूलक वर्गीकरण और पारिवारिक वर्गीकरण। तो जो वर्गीकरण किया गया है पारिवारिक वर्गीकरण, उसमें हर एक भाषा को कोई ना कोई मूल है, मूल भाषा के बिना कोई भाषा नहीं होती। फिर हमारे पास आ जाता है भाषा। सामान्यतः जैसे हम अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, चीनी, रूसी आदि इनका प्रयोग करते हैं। तो ये सारी जो हैं विश्व में जब किसी जनसमूह का महत्व किसी भी कारण से बढ़ जाता है, जैसे किसी समय संस्कृत जो बोलने वाले थे वो बहुत ज़्यादा थे, वही सत्ता में थे, वही राजा थे, वही पढ़ने लिखने वाले थे, तो वहाँ पे संस्कृत का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण संस्कृत जो है बोलचाल की जो बोली है, वही संस्कृत बोलचाल की जो बोली है वो भाषा कहलाने लगी। बाद में जो है आज के समय में इंग्लिश और हिंदी भी जो है वो कभी बोलियां हुआ करती थी, आज के समय में भाषा का उन्होंने रूप ले लिया है। तो मूल भाषा, भाषा। और अब ये आता है कि बोली क्या है। ये देखिए परीक्षा में जैसे मैंने आपको प्रारंभ में ही प्रश्न बताए थे, तो ये प्रश्न है कि बोली क्या चीज़ है, या विभाषा, उपभाषा या प्रांतीय भाषा क्या है। ये सारे एक ही हैं, चाहे आप इसे बोली कहे या विभाषा, उपभाषा या प्रांतीय भाषा। अंग्रेजी में इसे डायलेक्ट, इसके लिए डायलेक्ट शब्द का प्रयोग है। भाषा की अपेक्षा बोली का क्षेत्र क्या है, उसके बोलने वालों की संख्या, उसका महत्व कम होता है। महत्व कम होने का मतलब क्या है कि भाई उसको कम लोग बोलते हैं और वो कम क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। बाकी जो लोग बोल रहे हैं उनके लिए तो अवश्य में उसका महत्व है, ऐसा तो है नहीं कि महत्व नहीं है, परंतु क्योंकि उसको कम लोग बोल रहे हैं इसलिए हम बोल रहे हैं कि उसका महत्व कम होता है। इसे बोली भी सापेक्षिक दृष्टि से, मतलब आप एक तरह से तो जिसको हम कहें इंग्लिश में रिलेटिव है ये, ठीक है, सापेक्षिक है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। क्यों बोल रहे हैं सापेक्षिक, क्योंकि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है और बोली का क्षेत्र सीमित होता है, ठीक है। अब कैसे कि जैसे मैं कहूँ हिंदी भाषा, ठीक है, या खड़ी बोली, तो हिंदी भाषा जो है उसका एक ही शुरू है तो हिंदी, परंतु उत्तर प्रदेश में या बिहार में या हिमाचल में या राजस्थान में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। वो जो राजस्थान में, हिमाचल में या उत्तर प्रदेश में या बिहार में वो कहलाएंगी बोलियाँ। अब वो क्यों, किस वजह से हुआ ये फ़र्क, ये हो रहा है कि भाई जो पूर्व के लोग हैं वो पश्चिम वालों से नहीं मिल पा रहे हैं, जो उत्तर के लोग हैं वो दक्षिण वालों से, एकदम से उनका आना जाना नहीं वहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो क्षेत्र के सीमित होने की वजह से वहाँ पर जो है उनका एक तरह से बोलचाल जो है अलग तरह की हो गई है। तो इसलिए वो जो अलग तरह की बोलचाल है उसे ही बोली या विभाषा या उपभाषा, प्रांतीय भाषा। तो हमने क्या समझा, पहले तो मूल भाषा होती है, ठीक है, मूल भाषा से आगे जो निकलती है वो भाषा होती है, और भाषा कहीं ना कहीं कभी ना कभी बोली ही थी। और अब यहाँ पर ये भी ध्यान देना जरूरी है कि ये बोली और भाषा, इनमें फ़र्क क्या है, किसको बोलते हैं बोली और किसको बोलते हैं भाषा। देखिए जी, ये अच्छा, इसमें एक विषय है यहाँ पर, इसको भी आप देख लीजिए। बोली को ही विभाषा, उपभाषा या प्रांतीय भाषा भी कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा प्रष्टव्य है, तो इसको आप याद में रखिए।
और दूसरा है प्रांतीय शब्द कुछ संकुचित अर्थ में ही प्रयुक्त होता है, क्योंकि दूसरे अर्थ में तो बंगला, मराठी आदि ही प्रांतीय भाषाएं। यहाँ पर जो हम प्रांतीय बोल रहे हैं तो ये संकुचित अर्थ में, कि जैसे कि हमारे पास पहाड़ी है जी, तो पहाड़ी के भी अलग अलग रूप हो गए ना, जैसे मंडियाली, भगाटी, सिरमौरी या आपकी कोची या मिलचंग, ये जो है ये पहाड़ी के ही भिन्न भिन्न रूप हो गए हैं। तो ये प्रांतीय इनको बोल सकते हैं, प्रांतीय बोली। और अगर प्रांतीय भाषा की बात करें तो फिर ये बंगला, मराठी आदि प्रांतीय भाषा है। कुछ लोग प्रांतीय भाषा को विभाषा कहना अधिक पसंद करते हैं। ये भी यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है कि प्रांतीय भाषा को ही विभाषा भी कहते हैं। अगर इसको प्रांतीय भाषा विभाषा कह रहे हैं और उसका क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है, मतलब हमारे पास क्या हो रहा है जी कि एक तो है भाषा, भाषा के बाद हुई विभाषा, विभाषा के बाद हुई फिर बोली, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर ये जो विभाषा है ये असल में प्रांतीय भाषा ही थी, पर यहाँ भाषातः बोली में से विचार करना ये भी जरूरी है कि अब हम थोड़ा विचार करें कि बोली और भाषा है क्या। तो देखिए जी, परस्पर संबंधित बोलियां किसी एक भाषा की अंग होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदी जो है वो पहाड़ में भी बोली जा रही है, राजस्थान में भी, बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी, पर वो उसी में ही वो सारी की सारी है तो हिंदी, तो किसी एक भाषा का ही अंग है। और अंग का मतलब होता है हिस्सा, ठीक है, किसी एक भाषा का हिस्सा। और प्रधान उनमें क्या है? प्रधान उनमें हिंदी है, ठीक है। तो अर्थात भाषा अंगी है, मतलब प्रधान है, जैसे कि पूरा का पूरा शरीर, तो वो तो हो गया अंगी। और उस शरीर के जो हिस्से हैं जैसे कि हाथ, पैर, ठीक है ना, ये हो गए अंग। तो बोलियां हैं हाथ पैर की तरह के अंग, और भाषा है पूरे शरीर की तरह की अंगी, प्रधान। भाषा का क्षेत्र अपेक्षाकृत विस्तृत होता है। भाषा बड़े दायरे में कही जाती है, किंतु बोली का क्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित होता है। जैसे उदाहरण यहाँ पे दे रहे हैं कि हिंदी, ठीक है, उसका क्षेत्र विस्तृत है, भाषा है। और हिंदी की जो बोलियाँ हैं, जो विभिन्न उपक्षेत्रों में बोली जाने वाली हैं, ब्रज, अवधी, बांगरू, खड़ी बोली, ये हिंदी की बोलियाँ हैं। किसी भाषा की एक बोली दूसरी बोली से भिन्नता रखते हुए इतनी अधिक भिन्न नहीं होती कि दूसरे। अच्छा, एक बात ये है कि आप हिंदी समझ रहे हैं, ठीक है ना, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अगर आप राजस्थान जाएं तो भी आप कुछ ना कुछ समझ लेंगे। उसी प्रकार से अगर बिहार या उत्तर प्रदेश जाएं तो उनकी भाषा समझ लेंगे, वो अगर यहाँ आएँ तो समझ लेंगे। क्योंकि ये सारी की सारी जो मैं कहूँ कि अवधी ब्रज जो है, हम इसलिए समझ लेते हैं क्योंकि अवधी ब्रज हिंदी भाषा की ही भिन्न भिन्न बोलियां हैं। तो जो अलग अलग बोलियां हैं उनको भी एक भाषा को जानने वाला समझ सकता है। तो ये बोलियां जो हैं असल में एक ही भाषा का ही हिस्सा है। साहित्य रचना में भाषा का प्रयोग होता है, बोली का प्रयोग बहुत कम होता है। आजकल हम फोक सॉन्ग सुनते हैं या लोकगीत, तो वहाँ पर अब बोलियों का प्रयोग होने लगा है, पर मूलतः जो है साहित्य में भाषा का ही प्रयोग होता है। और एक ही भाषा के जब ज़्यादा किसी बोली का प्रयोग होने लग जाता है तो वो बोली जो है बोली ना रह करके वो साहित्यिक भाषा बन जाती है। तो बोलियों में से ही कोई एक बोली महत्व को प्राप्त करके भाषा बन जाती है। कालांतर में भाषा के ही विभिन्न क्षेत्रीय रूप बोलियां कहलाने लगते हैं। तो इस प्रकार अब बोली की परिभाषा क्या है कि बोली किसी भाषा के एक सीमित क्षेत्रीय रूप को कहते हैं, ठीक है जी, जो ध्वनि रूप, वाक्य गठन, अर्थ, शब्द समूह तथा मुहावरे आदि की दृष्टि से उस भाषा के परिनिष्ठित, जो उसका भाषा का जो परिनिष्ठित रूप है उससे थोड़ा सा भिन्न होता है। जैसे कि अवधि में मनहु विचार, मनहु इस प्रकार का जो प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है जी, मनहु मतलब मन में, करही इस प्रकार के जो शब्द हैं, करही मतलब किया, ठीक है। तो ये जो है ये इसका रूप जो है नॉर्मल हिंदी से, जो सामान्य हिंदी है उससे अवधि का रूप थोड़ा सा भिन्न है ना, ठीक है।
तो ये जो है इस प्रकार से ध्वनि, रूप, वाक्य गठन, अर्थ, शब्द समूह, मुहावरेदार भाषा, उसमें जो परिनिष्ठित भाषा जो हिंदी है उससे थोड़ा सा भिन्न हो जाता है, ये फ़र्क हो जाता है बोली में। तो बाकी आप इसको देख सकते हैं, मेरे ख्याल से थोड़ा सा मैंने इसको आपको बताने का प्रयास किया। अब हम ये देखें किसी बोली का भाषा बनने का कारण, क्या कारण है। तो किसी बोली का भाषा बनने का सर्वप्रथम कारण उस बोली का महत्व प्राप्त कर लेना है। जैसे कि तुलसीदास जी ने अवधी में रामचरितमानस लिखा है, या सूरदास जी ने ब्रज में जो है श्री कृष्ण के ऊपर जो अपना काव्य लिखा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो भाषा महत्व प्राप्त कर रही है। आजकल अगर मैं कहूँ कि बहुत सारी बोलियां हैं, चाहे हरियाणवी है, चाहे आपकी पंजाबी है या भोजपुरी है, और भी बोलियां हैं जिनमें लोग जो है साहित्य का निर्माण कर रहे हैं, और हमारे पास क्योंकि अंतर्जाल की सुविधा है, तो अंतर्जाल के माध्यम से वो बहुत लोगों के पास पहुंच रहा है, विदेशों तक भी पहुंच रहा है। तो वो भिन्न भिन्न बोलियां भी जो महत्व प्राप्त कर रही हैं, वो भाषा की स्थिति तक आ रही हैं। उसी प्रकार से अगर हम पंजाबी की बात करें, पंजाबी जो है वो उसी में ही गुरुमुखी जिसको बोलते हैं, गुरुमुखी मतलब गुरु की जो वाणी है, उन्होंने जो उपदेश दिया, जो गुरु ग्रंथ जो है, वो सारा का सारा उसी पंजाबी में है। तो इसलिए उसने महत्व को प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो उसके कारण कई हो सकते हैं, धार्मिक भी, राजनीतिक भी और साहित्यिक भी। श्रेष्ठ साहित्य जैसे कहा है, ठीक है ना जी, और धार्मिक श्रेष्ठता या राजनीतिक कारण। तो उपबोली, अब हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि उपबोली, जैसे हमने पहले बात तो कर ली कि बोली क्या होती है और प्रांतीय भाषा, विभाषा वगैरह, इसके ऊपर पर उपबोली को थोड़ा और देख लेते हैं कि बोली की अपेक्षा और भी सीमित क्षेत्र में व्यवहृत होने वाली बोलचाल की भाषा उपबोली है। तो आप देखिए, पहले होगी मूल भाषा, फिर होगी भाषा, फिर होगी विभाषा या बोली, और फिर होगी उपबोली। ठीक है, तो इस प्रकार से अब है हमारे पास उपबोली और बोली में क्या अंतर होता है। वही अंतर होता है जी जो बोली और भाषा में अंतर होता है। ठीक है, क्षेत्र सीमित हो जाता है और वो किसी एक बोली का ही अंग होते हैं। जैसे कि मैं पहाड़ी की अभी बात कर चुका हूँ, तो पहाड़ी एक अपने आप में बोली है। ठीक है, पहाड़ी बोली। तो पहाड़ी बोली की आगे जो उपबोलियाँ होगी वो हमारे पास कोची, मिलचंग, मंड्याली, बघाटी वगैरह वगैरह, ये सारी उपबोलियाँ होगी। तो परिनिष्ठित भाषा, परिनिष्ठित भाषा एक तरह से जिसको हम कहें स्टैंडर्ड लैंग्वेज, जिसका हम प्रयोग करते हैं कि भाई लिखने में जिसका प्रयोग किया जाता है। टकसाली भाषा कहने का मतलब है कि जब आप उसको यूज़ करेंगे तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में या ऑल ओवर बुक्स में, ऑल ओवर पुस्तकों में, जो सब जगह वो जो छपती है, जो जिसका प्रयोग किया जाता है, उसको एक स्टैंडर्ड स्तर प्राप्त, विशिष्ट स्तर प्राप्त भाषा, उसको परिनिष्ठित भाषा कहा जाता है। तो राष्ट्रभाषा कहने का मतलब क्या है, ज़रूरी नहीं है कि कोई भाषा उसका वो राजभाषा हो। राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज हो, मतलब राजकार्य में उसका प्रयोग हो रहा। राष्ट्रभाषा का मतलब हुआ कि भाई पूरे राष्ट्र में उसका प्रयोग हो रहा है, तो वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। आज के समय में हिंदी की ऐसी स्थिति है। ठीक है, परंतु क्या होता है, राजनीतिक कारणों से हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बोलते, क्योंकि भारत में असल में राष्ट्रभाषा कोई है ही नहीं। राष्ट्रभाषा का दर्जा किसी को भी नहीं है। राजभाषा है, राजभाषा में ऑफिशियल लैंग्वेज में हमारे पास हिंदी है और इंग्लिश है, और इसके अलावा जो है बहुत सारी अन्य भाषाएं भी हैं। परंतु राष्ट्रभाषा असल में उसको कहा जाता है जिसका क्षेत्र पूरा का पूरा राष्ट्र हो जाए, तो उसको राष्ट्रभाषा कहते हैं भाषा विज्ञान के अनुसार। और राजभाषा वो है जो राजकीय कार्यालयों, राजआज्ञाओं आदि में जिनका सर्वाधिक जिसका प्रयोग होता है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा वो भाषा जो केवल एक राष्ट्र में ही नहीं बल्कि अनेकों राष्ट्रों में, एक से अधिक राष्ट्रों में जिसका प्रयोग हो, तो चाहे व्यापारिक दृष्टि से या किसी और कार्य की वजह से। आजकल अंग्रेजी की इस प्रकार की स्थिति है। ठीक है, तो और
अवश्य में इसके पीछे कारण तो वही है, राजनीतिक कारण है, क्योंकि अंग्रेज जो हैं दुनिया के बहुत सारे देशों में उनका राज्य था, तो इसलिए अब अंग्रेजी जो है उसका सर्वाधिक प्रयोग हो रहा है। कृत्रिम भाषा क्या है? कृत्रिम भाषा में वैसे तो क्या है, 1880 ईस्वी में एक विद्वान थे डॉक्टर जमेनहॉफ, उन्होंने एक भाषा निर्मित की, एस्पिरेंटो भी बोलते हैं, एस्पिरेंटो भी बोलते हैं। तो ये जो है 32 देशों में इसका पठन पाठन भी होने लगा था। लिवरपूल, जिनेवा और क्रेकाऊ विश्वविद्यालयों में इसके पीठ स्थापित हो गए थे, और वहाँ पे जो प्रोफेसर थे, विद्वान, वो इसे पढ़ा रहे थे। पर बाद में जो है इसका प्रयोग कम हो गया, प्रचलन कम हो गया, और ये व्यवहार में ज़्यादा नहीं रही। तो आज तो ये केवल कृत्रिम भाषा का उदाहरण बनकर रहती है। साहित्यिक भाषा जो है, जिस भाषा में प्रचुर साहित्यिक रचना हो, हिंदी में, संस्कृत में और आंग्ल भाषा में, सब में जो है प्रचुर साहित्य है, तो ये साहित्यिक भाषाएं हैं। तो ये हो गए भाषा के विभिन्न रूप। तो दोबारा से आप इस पर विचार कीजिए। मूल भाषा, भाषा, विभाषा या बोली, फिर उपबोली, फिर हमारे पास परिनिष्ठित भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा, कृत्रिम भाषा और साहित्यिक भाषा। तो ये 10 जो है वो भाषाओं के रूप हैं। ये आपको पता होना चाहिए, परीक्षा में ये प्रश्न आ चुका है, तो ये हमारे लिए ध्यान दे है। फिर एक और अंतिम जो प्रश्न अभी आज के इसके लिए मैं विचार करना जरूरी समझता हूँ, वो है सर्वसाधारण की भाषा। सर्वसाधारण की भाषा और साहित्यिक भाषा में अंतर। अब जो सर्वसाधारण की भाषा है, इसी को ही जन भाषा भी बोलते हैं। सर्वसाधारण मतलब सर्व मतलब सभी में, साधारण मतलब सामान्य रूप से जिसका प्रयोग हो, जिसको कहें कि जनरल लैंग्वेज या लोक भाषा या जन भाषा। तो जन भाषा और साहित्यिक भाषा में फ़र्क क्या है? क्या फ़र्क है जी? हम ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई, अब जैसे हम हिंदी की बात करें तो हिंदी जो है वो उसका साहित्यिक स्वरूप भी है, बहुत सारा साहित्य लिखा है, और हिंदी का हम एक मौखिक प्रयोग भी करते हैं। तो जो मौखिक प्रयोग है वो हो गई जन भाषा। अगर मैंने किसी सब्जी वाले के पास जाना है और मैं सब्जी वाले के पास या फल वाले के पास या किसी और दुकानदार के पास जा कर के उससे कुछ खरीदता हूँ, हिंदी में बात करता हूँ, तो वो क्या होगी? वो होगी जन भाषा। और जो मैं साहित्य में उसका जब प्रयोग कर रहा हूँ तो वो होगी साहित्यिक भाषा। तो मैं बोली और भाषा की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं किसी एक भाषा के ही साहित्यिक प्रयोग और उसके मौखिक प्रयोग, व्यवहारिक प्रयोग की, उनकी बात कर रहा हूँ। तो सर्वसाधारण की जो भाषा है वो जनभाषा होती है। अब देखो, सर्वसाधारण में जरूरी नहीं है हर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा हो। कुछ लोग जो हैं सिर्फ बिल्कुल अनपढ़ होते हैं, कुछ लोग सिर्फ, जैसे नेपाल वगैरह से बहुत सारे लोग आते हैं, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ भी पढ़ाई नहीं की हुई है देखा जाए, पर फिर भी उनको अपने लायक गणित आता है कि भाई किसने कितने रुपए दिए, उनके कितने रुपए बने, वो इसका विचार उनको पता है। और किससे कैसे क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, वो भी वो समझ लेते हैं, ठीक है। पर असल में वो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनकी जो भाषा होगी वो है सर्वसाधारण की भाषा। और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसकी भाषा, क्योंकि उसने साहित्य भी बहुत पढ़ा है, पढ़ा लिखा है, तो उसकी भाषा है मूलतः साहित्यिक भाषा। तो इसका भाषा विज्ञान की दृष्टि से क्या अंतर है वो देख लेते हैं। सर्वसाधारण की भाषा अकृत्रिम होती है। अकृत्रिम मतलब वो व्यवहारिक है, उसके अंदर स्वाभाविकता है, वो अटपटापन नहीं है। और जो साहित्यिक भाषा है वो कृत्रिम होती है। यहाँ पे कृत्रिम कहने का मतलब ये भी है ना कि वो अलंकारिक होती है। जैसे अगर कोई सामान्य स्वाभाविक रूप से कहे कि तुम तो यार बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत ही बढ़िया। अब कुछ लोग ये भी बोल देते हैं, खासकर स्टूडेंट, वाह यार तुम तो बहुत ही मस्त लग रहे हो। अब ये जो मस्त है ये असल में शोभन और सुंदर शब्द के लिए ही है। तो साहित्यिक दृष्टि से अगर हम प्रयोग करेंगे तो सुंदर और शोभन का ही प्रयोग करेंगे। जबकि अगर आप, ठीक है ना, अच्छा, इसको अगर मैंने कृत्रिम बनाना है तो मैं कैसे बोलूँगा?
तुम तो बिल्कुल जो है चाँद की तरह लग रहे हो, या फिर वो जो लड़की थी वो तो रात में चाँद की तरह थी, या फिर तुम्हारा तो जो तेज है वो सूर्य की तरह बहुत प्रखर है। तो ये क्या है, ये असल में कृत्रिम भाषा है। स्वाभाविक रूप से हम ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि तुम तो यार गुस्से में बिल्कुल सूरज लग रहे हो, या फिर तुम तो गुस्से में जो है बिल्कुल गरम जो है तवे की तरह हो गए हो, ऐसा कौन बोलता है, ठीक है ना। पर साहित्य में इन सारा इनका प्रयोग होता है, ये अलंकारिक प्रयोग है, इसको हम कहते हैं कृत्रिम भाषा। तो यहाँ पे कलात्मकता का होना या स्वाभाविकता का होना ही कृत्रिमता है, ठीक है। तो बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा है सर्वसाधारण की भाषा गतिशील होती है, उसमें नए नए शब्द आते रहते हैं, जैसे व्यवसाय की वजह से, व्यापार की वजह से लोग इधर से उधर जा रहे हैं तो किसी एक शब्द को उन्होंने ले लिया। जैसे अब आपने जो अगर आप फिल्में देखें, हिंदी की फिल्में देखें, तो वहाँ पे जो शब्द हैं आइला रे या फिर पंगा, ठीक है, पंगा नहीं लेना, तो ये जो है, या मस्त, ये शब्द कहाँ से आए, ये हम अगर फिल्मों को देख रहे हैं तो वहाँ से हमारे पास जो आ रहे हैं तो उसमें ये शब्द बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति दक्षिण में जा रहा है, वहाँ के कुछ उसने शब्द सुने और वो उसको अच्छे लगे तो उन्हीं का ही वो प्रयोग करने लग गया, तो वो शब्द जो है उस भाषा में भी आ गए। तो सर्वसाधारण की जो भाषा होती है वो गतिशील होती है, और साहित्यिक भाषा जो है वो ध्यान रखती है कि यार ये तो फलाना शब्द है नहीं हमारा, ठीक है ना, तो वो अपेक्षाकृत वो स्थिर रहती है। तो ये मूलतः जो भेद हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से सर्वसाधारण की भाषा अर्थात बोली का महत्व बहुत ज़्यादा है। देखिए जी, जो हमारे पास साहित्यिक भाषा है उसके ऊपर भाषा विज्ञान को तब विचार करना पड़ता है यदि, जैसे संस्कृत है, तो संस्कृत बोलने वाले अब बहुत कम है। अब मैं कहूँ संस्कृत बोलने वाले फिर भी हैं, पर वैदिक संस्कृत, ठीक है ना, तो उसको पूरी तरह से व्यवहार में प्रयोग करने, वैदिक संस्कृत का व्यवहार में प्रयोग करने वाले नहीं हैं अगर, तो वहाँ पर वैदिक संस्कृत के रूप को समझने के लिए मेरे पास क्या क्या साधन हो, मेरे पास साहित्यिक भाषा ही केवल मात्र साधन होगा। पर भाषा विज्ञान में असल में मैंने भाषा की विकास को और उसको स्वरूप को अगर समझना है तो उसके लिए ज़्यादा सहायक जो होगा वो मौखिक बोली होगी, ठीक है। मौखिक भाषा का जो मौखिक स्वरूप है भाषा का वो अधिक सहायक होता है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए हम इसको इतना रखेंगे। इसके बाद हमने भाषा की उत्पत्ति, भाषा के परिवर्तन के कारण और भाषा का वर्गीकरण, भाषा की विशेषताएं, ये कुछ विषय हैं 3-4 जो हमने समझने हैं। फिर हमारे पास भाषा विषय जो विचार होगा वो पूरा होगा, और उसके बाद फिर हम ध्वनि विचार और पद विचार, अर्थ विचार आदि विषयों की तरफ बढ़ेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। अच्छा, आपको अगर इसमें कहीं कोई प्रश्न हो या आपको लगे कि भाई कोई विषय अच्छे से नहीं समझ में आया तो आप उसके लिए पूछ सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। धन्यवाद।